पीछे कैमरा ले रहा है। ये अभ्युदय वाला जो चैनल है उस पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरे को पर्सनल चैनल
सेंटर या परिकेंद्र में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। किसी त्रिभुज के बाहर अगर वृत्त बना दिया जाए, उसके तीनों वर्टिक्स को टच करता हुआ वृत्त होगा, तो उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। जैसे अगर इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त दिख रहा है तो ये इसका केंद्र है, ये क्या बोला जाएगा, परिकेंद्र। ये जो O है इस वृत्त का केंद्र भी होगा, और त्रिभुज के लिए अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा, सर्कम सेंटर या फिर परिकेंद्र। ठीक है, अब इस पे आपसे ये पूछा गया कि अगर इस ट्राइंगल में ये वाला कोण कितना है 115 डिग्री, और आपको निकालना कौन सा है OAB। देखो OAB ये वाला कोण होगा इस साइड। अगर इस त्रिभुज को हम ऐसा बना लें, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, यहाँ लिख लो आप क्या C, और ये जो C वाला एंगल है ये कितना है 115 डिग्री। यहाँ पर हमारा परिकेंद्र है, ठीक है, और हमको अगर यहाँ A लिख दिया जाए, यहाँ B लिख दिया जाए, यहाँ C लिख दिया जाए, C को ऊपर लिख दिया ना, आपको ये वाला कोण बताना तो थोड़ा आसान लगेगा। अब पेपर में तो पॉसिबल है नहीं, ऑनलाइन पेपर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कंप्यूटर को उल्टा कर लेंगे। चलो अगर ऑफलाइन पेपर होता तो आप उसको पलट के देख सकते। अब इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। मैंने आपसे ये कहा था कि परिकेंद्र वाले केस में अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये जो कोण बन रहा होता है ना सेंटर वाला, मैंने कहा था ये जो सेंटर वाला एंगल होता है FAOB, ये हमेशा इस वाले एंगल की अगर बात करें अगर आपको थ्योरम याद होगी तो सर्कम सेंटर वाले केस में मैंने ये कहा था कि ये वाला जो कोण बन रहा होता है ना सेंटर में, ये इसका डबल बनता है। एक तो बोला था। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने इसका 115 का डबल लिया तो कितना होगा 230। किसी ट्राइंगल का एंगल हो सकता है क्या? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का तो योगफल 180 रहता है, ये अकेले 230 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपको पता है जब इन सेंटर और सर्कम सेंटर पढ़ाया तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज होगा तो उसका सर्कम सेंटर त्रिभुज के बाहर बनेगा। त्रिभुज अगर अधिक कोण का मतलब एक कोण भी अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो सेंटर त्रिभुज के अंदर बनेगा नहीं, कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर बनेगा। इस बात को आप समझ लेना, एक कोण हमारा 115 डिग्री का है तो जो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। अब वो भी समझ लो, 115 का मतलब 90 से बड़ा होगा तो ऐसा त्रिभुज होगा ये, इस प्रकार का आप मान लो। ये कोण हमारा कितना है 115। तो सबसे पहली चीज तो डायग्राम को समझना सीख लो। अगर आपने अंदर बना लिया सेंटर, आप इसका उत्तर कभी लाई नहीं पाओगे, या तो कहोगे सवाल गलत, या फिर आपको लगेगा अगर आप देखो इसका अगर हम सर्कल बनाएं, आप सर्कल से अंदाजा लगाइए, अगर आप इसका सर्कल बनाएंगे, ये एंगल हमने सी लिख लिया, ये बी हो गया, सॉरी ये ए हो जाएगा और ये वाला कौन सा हो गया। आप सर्कल बनाएंगे खुद ही समझ जाएंगे। कोशिश करना बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनाना, इन तीनों वर्टेक्स को टच करेगा तो लगभग ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। ऐसा ही तो बनेगा सर्कल, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दे सर्कल, तो सर्कल तो पूरा बनेगा। तो अब बताओ इसका सेंटर कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर या बाहर? त्रिभुज के बाहर ही नहीं होगा। अब ये इसका क्या हो गया? सेंटर। तो आप ध्यान रखना कि अगर 90 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण होगा किसी भी त्रिभुज में, तो उसका सर्कम सेंटर हमेशा कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा त्रिभुज के। किधर बनेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। जैसे ये 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल ये है ना, तो इसके सामने वाली साइड के बाहर बनेगा। ठीक है, जो बड़ा वाला कोण है इसके सामने वाली साइड है इससे बाहर बनेगा। अब आप इसको मिला सकते हैं। आपसे पूछा गया था, ये वाला कोण पूछा गया है OAB, तो OAB ये वाला ही तो कोण होगा। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है। ये वाला तो हमें पता है, ये कितना है? 115 है। 115 देगा। अगर ये वाला कोण 115 देगा, चाहे तो आप एक काम ये कर सकते हैं, इसको इधर मिला थोड़ा आसान कर दिया। किसी भी सर्कल के अंदर, अभी सर्कल में आप पढ़ लेंगे, केवल अभी आप थोड़ा सा समझ लो।
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करते हैं, उसके आमने सामने के कोणों का टोटल जो होता है वो हमेशा 180 रहता है। जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही कहा जाएगा क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पे ही तो स्थित है, तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे ना, इनका टोटल जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 180। तो आप इसका उल्टा समझिए, ये 115 है, तो इधर वाला कोण निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। टोटल 180 आने के लिए 180 में से 115 घटाना, अगर 180 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65। तो ये वाला जो कोण होगा ये हमें पता लग गया कितने डिग्री के बराबर है, 65 डिग्री। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आसानी से। ये जो इधर वाला त्रिभुज बना है इसका भी ये सर्कल है। ये जो इधर वाला त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है इसका भी तो ये सर्कल ही है, और ऊपर वाला त्रिभुज है उसका भी सर्कल है। तो दो त्रिभुज हमेशा रिलेट कर रहे हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे किसी भी सर्कल के अंदर अगर आपने जैसे ये लाइन खींची तो एक त्रिभुज ऊपर की तरफ बना सकते हैं, एक त्रिभुज नीचे की तरफ, दोनों साइड बन जाएगा। तो देखो सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है, अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटर वाला एंगल होता है ये हमेशा परिधि पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। अगर 65 लिखा हुआ है तो 65 का डबल कितना होगा, 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 130। अब आप देखो एक सर्कल होता है, सर्कल के चारों तरफ अगर हम रोटेट करें तो वो 360 डिग्री का होना चाहिए। 130 ये वाला है तो इधर वाला 230 बचा, 115 का डबल यहाँ बनेगा 230, और नीचे वाले 65 का डबल ऊपर बनेगा कितना, 130। बात तो वही है। तो अगर आप इसको आगे बढ़ा के समझ लेंगे तो ये 65 डिग्री आ जाएगा, इसका डबल यहाँ बनेगा सेंटर में। और ध्यान रख लेना ये एरो की तरह इस तरीके से याद रहेगा आराम से। एक सेंटर पे एंगल बनेगा, ये ऊपर वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल डबल होगा, कितना होगा, ठीक है। तो ये अगर 130 डिग्री है, आपको बताना ये वाला होगा। आप बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा क्या? मैंने आपको सर्कम सेंटर पढ़ाया था तभी बता दिया था ये दोनों साइड बराबर होंगे, वृत्त की त्रिज्या ही तो है। अगर ये सेंटर है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी वृत्त की क्या होगी, और त्रिज्या तो ऐसा हो नहीं सकता एक वृत्त में अलग अलग होगी, सेम ही तो होगी। तो अगर ये दोनों साइड बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब आप समझ लो अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, x प्लस x और प्लस 130। तीनों कोणों का योगफल होना चाहिए कितना, 180। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री। यानी कि अगर हमसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है तो ये कोण हमारा कितने डिग्री होगा, करना नहीं है पेपर में, ये बताना था कि हाँ बराबर है तो इसको ऐसे सॉल्व करें। त्रिभुज के तीनों कोणों को टोटल पता ही है आपको, 180 होगा, 130 दे रखा है तो 180 में से पहले 130 माइनस कर दो, कितना बचा 50, और ये दोनों बराबर है तो 50 को आधा आधा दोनों तरफ शेयर कर दो, 25 इधर वाला होगा, 25 करना होगा। ये बात आप ध्यान रख लेना कि अगर एक एंगल, ठीक है, अगर एक एंगल आपको कभी भी ये कह दिया जाए कि 90 डिग्री से बढ़, क्योंकि पेपर में डायग्राम बना हुआ है ये कोई मतलब जरूरी थोड़ा ना है, वो आपसे कहेंगे कि एक त्रिभुज है उसका एक कोण हमारा 115 डिग्री, इसका भी डायग्राम दिया, लेकिन एक कोण अगर 90 डिग्री से बाहर होगा तो सेंटर कभी वृत्त के अंदर नहीं बनेगा, हमेशा वृत्त के कहाँ बनेगा, सॉरी त्रिभुज के कहाँ बनेगा, ये जो त्रिभुज है इसके बाहर बनेगा इसका सेंटर, ठीक है। ये सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटर आपको दिख रहा है भाई, इस वृत्त का केंद्र कौन सा है, ये वाला। तो अगर ये हमारा सेंटर है तो इस त्रिभुज के लिए ये परिकेंद्र होगा, और परिकेंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा वर्टेक्स के एंगल का डबल होता है। तो 84 है, 84 किसका डबल होगा, अरे 84 किसका डबल, ठीक है। तो अगर ये 84 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 42 होगा, आधा तो कर सकते हैं ना, 84 का आधा कितना होगा, तो 42 होगा, और नीचे वाला डबल होता है ऊपर वाला आधा होता है, ऐसे समझ। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा एंगल पूछा है, ABD। देखो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, D यहाँ पर, मतलब ये तीनों कोण मिला के पूछिए, ये वाला, ये पूरा बताना है। कैसे निकालोगे, अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या चीज, अच्छा ये दोनों, हाँ ये तो दोनों बराबर होंगे। अब देखो पता क्या है, या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल लो, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आप ये वाला एंगल निकाल लो, और इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी इस वाले ऊपर वाले में ये वाला, ये तीनों मिला देंगे तब भी ABD हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मत करना, आप एक अलग से त्रिभुज बनाओ और आपको पता लग जाएगा, इसको तो डायरेक्टली निकाल सकते।
ये वाला एंगल कितना है इसमें 40 डिग्री, ठीक। और ये वाला एंगल अभी हमने निकाला है, कितना आया था 42 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है ये पूरा हमें पता करना है, ए बी। आप बताओ, ये भी तो एक त्रिभुज ही है, और त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं, तो तीसरा डायरेक्टली निकलेगा क्या? तीसरा कोण निकालने को हमें पता है तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो देखो एक हमें दे रखा है 42 डिग्री, एक दे रखा है 40 डिग्री, तो 42 + 40 होता कितना है 82। और तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? तो 180 में से 82 माइनस करो। अगर आप 82 माइनस करेंगे तो तीसरा वाला जो कोण होगा, थर्ड वाला, वो कौन सा कितना होगा? होगा या नहीं होगा? तीसरा कोण इस त्रिभुज का कितना होगा? तो जब भी आपको त्रिभुज के दो कोण दे रखे हो तो पहले उनका टोटल करो, कितना हुआ 82, और तीनों कोणों का टोटल होना चाहिए 180। 180 में से ये दोनों कोण माइनस कर दिए 82 डिग्री, तो बचा कितना? तो ये वाला जो कोण है ना, इसको डायरेक्ट ही तो निकाल पाएंगे हम। ये वाला जो कोण होगा ये कितनी डिग्री का होगा? तो ये नहीं करना है कि तीनों अलग अलग, अगर पॉसिबल है इसको डायरेक्ट निकालना। मैंने क्या देखा कि ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक है, तो ये त्रिभुज भी तो बनता दिखा है, और इस त्रिभुज का एक कोण हमें पता है 42 है, एक कोण 40 है, तो तीसरा वाला पूरा एक साथ निकालेंगे ना, कितना रहेगा 98 डिग्री। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र कितना है? ठीक है, वो त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ये वाला 52 है, तो आप मुझे बताओ ये वाला डबल होगा 52 का डबल? सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल ही बनेगा, तो ये तो हमें पता लग गया। इसका आंसर तो हमें कंफर्म हो गया, कितना हो गया 140। अब आपसे ऐसा जरूरी नहीं, ये वाला भी कोण पूछा जा सकता है ना, आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि OCB कितना होगा या फिर OBC, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, ये बता चुके हैं। तो आपको जब ये वाला कोण पता है कितना है 104, अब डायरेक्ट करना 104, 180 में से 104 घटा दो, कितना बचेगा 76, इतना ही तो बचेगा। अगर ये वाला कोण अकेले 104 है तो ये दोनों मिलकर 76 डिग्री तो बचे नहीं बचे? तीनों कोणों का योगफल होना चाहिए कितना 180 डिग्री, ये अकेला ही 104 डिग्री के बराबर है, तो 104 डिग्री इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा 76 डिग्री। अब 76 डिग्री इन दोनों को मिला के बताया, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो 76 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा 38 डिग्री। इसका मतलब ये वाला भी कोण हमारा 38 डिग्री का होगा, और ये वाला भी कोण कितना होगा 38, दोनों होंगे तो बराबर ही। तो जब आपको एक कोण दे रखा है उसको आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसको बराबर बराबर शेयर कर दो, और ओरल कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई 180 में से 104 ये वाला माइनस कर, जो पता है उसको माइनस कर देगा, ये दोनों नहीं पता है आपको। अब 76 बचा है, दोनों बराबर होंगे तो ये 38 के तो होंगे, तो ये वाला जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा 38 डिग्री। ये तो कर ही लोगे, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ये वाला 15 है तो ये वाला भी कितना होगा? एक चीज मैं बता दूं, जब कॉपी पे नोट करो तो जो एंगल दे रखा है उसको तो आप डायग्राम के अंदर लिखो, जो आप अपनी मर्जी से सोच के लिख रहे हो उसको बाहर लिखना करो, पता कैसे लगेगा क्या दे रखा था और क्या निकालना है। तो ये वाला एंगल दे रखा था 15, और ये हमें पता है दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर। तो ये वाला जो एंगल है, क्या इसको बता सकते हैं आप? 150। अच्छा, ये 15 और 15 कितना होगा 30, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो 180 में से 30 माइनस कर दो, बचा हुआ आ जाएगा। 180 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कितना है 150। तो ये कोण 150 डिग्री, ऊपर वाला आधा नहीं होता है क्या? कितना होगा? अगर ये 150 डिग्री होगा तो ऊपर वाले का डबल ही तो होता है नीचे, तो ये कितना होगा 75 डिग्री होता है। इसको कर लो, पहले पूछेगा क्या पूछना है, QOR ये एक एंगल दिया है, ऐसे तो नहीं होगा, जब आप इसको मिला लेंगे तब हो जाएगा। इसको मिलाने के बाद आप इसको कर पाएंगे। ये बताओ, अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये दोनों होंगे तो बराबर ही, ये 20 है तो इधर वाला भी कितना होना चाहिए? तो क्या ये कहना गलत होगा? ये पूरा 50 होगा। अगर इसको पूरा मिला दें तो पूरा कितना होगा? 30 इधर वाला, 20 इधर वाला, कितना हो गया? तो सेंटर वाला एंगल डबल ही तो होगा। इसका मतलब ये जो सेंटर पे एंगल होना है 50 का डबल होना चाहिए। कितना हो जाएगा? अभी स्टार्टिंग में तो ऐसा होता ही है, ज्योमेट्री अगर कभी नहीं पड़ी थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब आने लगेगा सबसे मेन चीज होगा बोरिंग केवल वो चीजें लगती है जो हमारी समझ से पर। आपको जो चीज जो सब्जेक्ट आता होगा वो आपको बड़ा मजा आता होगा, जो नहीं आता होगा फिर आपको लगता है बोरिंग सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, आपकी नॉलेज वहाँ तक नहीं। इसमें
इसमें यहाँ लिख दिया है O डबल ABC का परिपथ। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक अंतः केंद्र और एक कैसा है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर अंतः केंद्र परिचित आप समझ गए तो आप बता देंगे EI से। ये वाला बनाना है, ये मैंने बताया कि सेंटर अंदर नहीं बनेगा, सेंटर कहाँ बनेगा इसका बाहर, क्योंकि ये वाला एंगल 115 हो गया ना, तो सेंटर अब बाहर ही आएगा। 90 से बड़ा एंगल होगा तो सेंटर बाहर आएगा। ऐसे अगर दुनिया रुक रही होती ना तो पड़ोसी तुम घर से निकलते तुरंत सीख लेते, तुम्हें आगे नहीं बढ़ते देते। अंधविश्वास इसलिए 121 डिग्री आया। जाओ
ठीक है ना? जो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते केवल उस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। अब देखो एक बात समझो, अगर किसी ट्राइंगल में एक ही एंगल दे रखा है बाकी दो एंगल नहीं दे रखे, तो केवल हम बस उस कंडीशन का ध्यान रखें कि कंडीशन ऐसा ना हो कि हम कोई भी एंगल अपनी तरफ से मान लें और वो कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें। जैसे एक तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर जैसे मैंने कहा कि x + y = 5 और कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं, कोई दूसरी कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब आप फिर ये x और y का टोटल 5 ले, कुछ भी मान लो आपका आंसर x और y की पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड नहीं हो गया। अब केवल ये डिपेंड किस बात पे है, x पे और y पे, यानी कि 5 + 1 हमारा 4 + 1 कितना हो जाएगा? आप 4 + 1 लेके तब भी चलेगा, और अगर आपका मन हो तो 3 + 2 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो 5 ही कोई फर्क नहीं। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करते। अब होगा क्या, कल को कोई आपसे पूछे x² + y² + 2xy माइनस उसको लिखते हैं -3, तो बच्चा सॉल्व करना शुरू कर देता है। हालांकि ये है उधर उसका फार्मूला ही लिखा होगा, x + y का होल स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा। अब आपकी मर्जी है, x चाहे 4 लगाओ 1 लगाओ, सॉरी x y 4 1 लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, 3 2 लगाएंगे तब। अलजेब्रा में आपको बहुत फायदा मिलेगा, फॉर्मूले अगर नहीं आता तब भी काम चलेगा। जब भी वेरिएबल ज्यादा हो इक्वेशन कम, तो आप समझ लो एक वेरिएबल, जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा होंगे उतने वेरिएबल आप फ्री हो, आप मान सकते हो अपनी तरफ से जो मन हो। अब इस सवाल का आंसर अगर डिपेंड x और y पे होता तो एक इक्वेशन से काम ही नहीं चलता। जितनी इक्वेशन है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होंगी, तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे पर्टिकुलर। तो यहाँ पर पता है एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल कितने, तो एक वेरिएबल अपनी मर्जी से कुछ मान लो। अलजेब्रा में तो बहुत फायदा करता है, आप अपनी मर्जी से मानो तो सिर्फ 0 मानो, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करने में वो टर्म 0 हो जाता है। अब मैंने y को 0 मान लिया तो सीधे x की वैल्यू कितनी आ गई, y 0 है, y 0, तो ये तो 0 ही हो गया। x की वैल्यू 5 लगाओगे, 5 का स्क्वायर 25 - 3 कितना आ जाएगा 22। अब x और y के अलग अलग वैल्यू लगाते, फॉर्मूला लगाते तब ये तो छोटा फॉर्मूला था, क्यूब के फॉर्मूले होते हैं, 3 टर्म होते हैं उनके स्क्वायर क्यूब के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर फ्री है, देखो पहले मैं कंडीशन को रिलेट करता हूँ। हमने कहा ये समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक का मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये तो मतलब होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे होंगे, जब इस कोण का समद्विभाजक में खींचूंगा तो समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ के कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। दूसरा कह रहा है AD और AE बराबर है, देखो AD ये वाला है और AE ये वाला है। तो देखो बराबर होने का मतलब क्या है, अगर किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल है, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो उन दोनों से रिलेटेड जो कोण बनेंगे त्रिभुज में वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये वाली साइड AD और AE बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर ही तो होंगे, बस इसका ध्यान रखना है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे ये वाला कोण हमने कितना माना है, सॉरी ये वाला कोण दे रखा है कितना 80। सॉल्यूशन के लिए डायग्राम अलग बना लेना, वरना ढूंढते रह जाओगे, फिर सवाल करना था और सॉल्यूशन करना था। ये केवल तभी करना है क्योंकि आपको ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल दे दिया, बाकी दो एंगल में मुझे ना कोई रिलेशन दिया ना पता है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल में किसी को भी कुछ भी मान लो आंसर आएगा, जो आपका मन हो वो मान लो। चलो मानते हैं, ऐसा करते हैं, ये दोनों तो बराबर ही हैं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल बराबर हो गए, जो आपको ठीक लगे वो मान लो। बताओ क्या मानना है, 0 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, होता नहीं है ट्राइंगल का एंगल 0, लेकिन आंसर से ही आ जाएगा 0 मान के, तो इसलिए ऐसी चीज मान लो ठीक रहेगा। 15 मान ले दोनों, ठीक। ऐसा करो, इधर 80 है तो ये 20 है और इसको भी कितना मान ले रहे हैं, ये मैंने अपनी तरफ से माना, इसको भी मान लिया 20, तो दोनों बराबर है, तो 20 20 40 हो गया। 80 और 40 कितना होगा, 120। तो ये वाला कितना बचा, तो ये भी तो 60 होगा और ये भी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में, देखो मैंने ऐसे थोड़े ना, अगर ये वाला कोण 60 आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अगर ये वाला कोण 60 आ गया तो बचे कितने, 2 कोण, तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, तो 180 में से 60 घटाया तो 120 बचा। 120 बचने का मतलब ये है कि दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा, 60। ऐसे धीरे धीरे आगे कौन सा वाला कोण निकालना था आपको, CFE, ये वाला निकालना है ना, CFE कोण तो यही वाला निकालना है ना। चलिए अब देखो क्या है, ये वाला कोण 60 है, तो अगर मैं बात करूं तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 60। आपको इस कोण को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, या फिर ये मत निकालो, ये 60 है तो इधर वाला कितना होगा, अरे सीधी रेखा तो 180 डिग्री पर ही होगी, तो अगर ये 60 डिग्री आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 120 और 20 कितना होगा,
140, तो ये वाला कितना बचा 40 डिग्री। ये मैंने अभी जल्दी में इसलिए किया क्योंकि मैं अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज करूँ तब भी आंसर चेंज नहीं होगा, आपके दिमाग से ये बात निकल जाए कि यहाँ पर वैल्यू चेंज करने से भी आंसर चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको 15 डिग्री मान लें, ठीक है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ये 15 तो 15 और 15 कितना होगा 30 और 80 110, तो 180 में से 110 माइनस कर दो, यानी बचा कितना 70। ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा 70 होगा, और इन दोनों का टोटल कितना होगा 110। अगर ये 70 होगा तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 110 होगा। अब आपको पता है कि अगर ये वाला कोण 70 है तो 180 में से 70 तो माइनस ही कर देंगे, बचा कितना हमारे पास। अब 110 डिग्री में दो कोण बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हैं, तो आप 110 के दो हिस्से कर दो बराबर, इधर का भी 55 होगा और इधर का भी कितना होगा 55। जैसे हमने इसकी वैल्यू चेंज की, इसकी भी आप चेंज हो, ये वाला 5 घटा है तो ये वाला भी 5 घटा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये वाला कोण निकालोगे तो एक सीधी रेखा होनी चाहिए 180 डिग्री पे, तो एक तरफ आपने कहा लीनियर पेयर तो बन ही रहा है, इन दोनों का टोटल 180 आ जाए, ऐसा कुछ रखते हैं। 55 में क्या करोगे कि 180 आ जाए, अरे अगर नहीं दिमाग में आती ना एकदम डायरेक्ट, तो 180 में से 55 घटा दो, इसका मतलब ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री होगा। अब क्या रह गया, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये जो बड़ा सा आप त्रिभुज देख रहे हैं इधर साइड में, इसमें यहाँ पर क्या था C, और इधर क्या है F, और इधर क्या है O। आपने कहा ये वाला जो कोण है ये हमारा कितना आया 125 डिग्री का, और ये वाला कोण हमने अपनी तरफ से माना था कितने डिग्री 15 डिग्री। आपसे पूछा ये था कि इसका मान कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इस क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू कितना है 125, इसका वैल्यू कितना है 15, तीनों का जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो 125 और 15 कितना होगा 140 इधर आएगा तो माइनस ही तो करोगे, तो अगर ये 125 प्लस 15 ये हमारा 140 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, जो एंगल हमको निकालना है कितने डिग्री आ जाएगा 40 डिग्री। और हमने अगर इसको 20 माना था तब भी आंसर कितना आएगा 40 ही तो आएगा, आप 0 मान लेना तब भी आंसर कितना आएगा 40। कोई फर्क नहीं है, आप जो चाहे वो अपनी तरफ से फ्री को मान सकते हैं, लेकिन कायदे के अनुसार ऐसा नहीं इसको 200 डिग्री मान लिया, तो उसका कोण होता है आंसर उससे भी आ जाएगा, फिर ये कोण नेगेटिव में आ जाएगी, फिर तुम चेक करना पड़ जाओगे माइनस में कैसे थोड़ा गया, तो इसलिए ऐसे मान लेना कि जो थोड़ा सूटेबल लगे। ऐसे ही वाला सवाल भी हो जाएगा। देखो कंडीशन क्या है, पहले चित्र बना लेते हैं दोबारा से, और सॉल्यूशन के लिए दोबारा से डायग्राम बना लेना, वरना फिर आप ढूंढते रहोगे फिर कॉपी में। ठीक है, सी से लेके यहाँ पर डी, और एक लाइन यहाँ से डी, ये एम होगा। ये वाला कोण दे रखा है 59 डिग्री। अब मैं पहले कंडीशन मिलाऊंगा। आपसे कहा गया कि एंगल सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब ये दोनों कोण आपस में, एक कंडीशन तो यही है, इन दोनों को बराबर ही मानना है, बस ये बात। दूसरी चीज कह रहा है एडी और एएम बराबर है, एडी कौन सा ये, एएम कौन सा ये, यानी कि ये वाली जो साइड है इस वाली साइड की क्या है बराबर। अगर साइड बराबर होगी तो कोण भी बराबर होगी, मतलब ये जो डबल डबल वाले कोण है ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए बराबर। ठीक है, आप थोड़ा सा मैथ की भाषा को समझो। जब आपको एंगल बराबर शो करना हो तो जैसे यहाँ पर डबल एंगल लिख दिया तो यहाँ भी अब पता रहेगा ये दोनों बराबर है, ये सिंगल सिंगल वाले दोनों बराबर है, डबल डबल वाले बराबर। तीसरा कोण अगर बराबर हो तो ट्रिपल ट्रिपल बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन ऐसा आपको पता लग जाए डायग्राम देख के कि ये बराबर है। अब एक बात बताओ, त्रिभुज का केवल एक ही तो कोण दे रखा है, एक ही तो दे रखा है, आपको बाकी तो पता है नहीं, तो आप कुछ ऐसा यहाँ पर मान लीजिए जिससे कि आपका काम चल जाए। बताओ क्या मानना पड़ेगा, उसको बताओ। या तो यहाँ से शुरुआत कर लो तो भी चलेगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो भी चलेगा। कौन से वाले कोण को माना जाए, एक तो दे ही रखा है कोण, जो आप बता दो तो उसको मान लेंगे, सी वाले को मान लेंगे, इसको कितना कितना मान लेंगे बताओ, नहीं मान लेंगे, फिर आप इसको 20 और 20 को मान लेंगे। ठीक है, इसको कितना मानना है 20 20 नहीं, ऐसा मानो कि और लगा दिया बच्चे को, चलो कोई होगा जो है ऐसी चीज उसको कैसे, इसको 20 मान ले रहे हो, इसको भी कितना मानना पड़ेगा, फिर दोनों बराबर मानने के लिए 20 और 20 40 मानना पड़ेगा।
59 और 20 कितना हो गया? ये मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से माना है, इसको भी 20 डिग्री मान लिया और इस वाले कोण को भी अपनी तरफ से कितना मान लिया, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। 59 और 40 कितना होगा? 59 और 40 कितना हो जाएगा? बचा कितना? अरे 180 तो होगा तीनों कोणों का योगफल, तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। इसका मतलब मैं इस बारे में श्योर हो गया, 180 में से आपने कहा कि इन दोनों का टोटल तो है नहीं यार, सॉरी 59 और 20 ही तो है इस वाले ट्रायंगल में। ठीक, 79 माइनस करेंगे तो ये वाला जो कोण बचेगा ये कितने डिग्री का बचेगा? 100। इस वाले त्रिभुज को देखना, ये नीचे वाला त्रिभुज ये 20 डिग्री का, ये 59 और 20 कितना हुआ? 79, 79 हुआ। 79 180 में से माइनस करेंगे तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का होगा? 101 डिग्री का। निकालना कौन सा कोण था? MAC, ये वाला कोण निकालना है। ठीक, वो तो एक बात बताओ, अगर 180 में से 101 घटाएंगे तो ये 79 नहीं हो जाएगा? 101 अगर इधर वाला है तो उधर वाला कितना होगा? आप खुद सोचो कि अगर एक सीधी रेखा होगी तो दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, ये कोण 101 है। या फिर आप इसको मत निकालो, आपको एक थ्योरम बताई थी कि त्रिभुज का बाहर वाला कोण होता है ना, अंदर वाले दोनों कोणों के टोटल के बराबर होता है नहीं होता है? तो ये बाहर वाला कोण नहीं इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज आप देखो नीचे वाला। अगर इस त्रिभुज को, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान से आप इसको समझना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये बाहर वाला कोण ही तो है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बाहर वाला कोण ही तो है। और किसी भी त्रिभुज का वही कोण अंदर वाले दोनों कोणों के टोटल के बराबर होता है। तो अंदर देखो एक तरफ कितना बनना है? 59 और दूसरी तरफ कितना बनना है? तो 59 और 20 को डायरेक्ट जोड़ेंगे तब भी हमें पता लग जाएगा ये कोण कितना हो जाएगा? 79। दोनों कोण बराबर है। अगर ये 59 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 79 और 79 कितना हो गया? अरे 79 प्लस 79 158 हो जाएगा। तो तीसरा कोण यही तो है, ये तीसरा वाला कोण यही तो है। अगर आपको 180 में से 158 घटा देंगे तो तीसरा वाला जो कोण बचेगा वो कितना बचेगा? 22 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क वाला कोण होगा ये कितने डिग्री का होना चाहिए? 22, क्योंकि हमें तीनों का टोटल तो हर हाल में कितना चाहिए? 180 चाहिए। तो अगर ये 79 है तो ये भी 79 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर बता दिए। 79 कितना हुआ? 108। तो तीसरा कोण बचा कितना हमारा? 22 डिग्री। यही आंसर है। आप चाहे तो वैल्यू चेंज कर दो, अगर आप इसको 10 लेंगे तो 10 और 59 ये 69 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण नहीं, इधर वाला पूछा है, इधर वाला पूछा है। अरे मैं यही तो सोच रहा, ये वाला कोण तो पूछा ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता वैल्यू चेंज करने पे आंसर चेंज हो जाए। कौन सा वाला पूछा है? MAC। अरे ये वाला कोण पूछा है। अब बताओ इसको कैसे निकालो? निकल आएगा? अरे निकल आएगा, आप तो इसको निकालते भी नहीं, आप तो इसी से निकल आएगा ना। इधर वाला पूछा है, ये वाला कितना हो जाएगा? अगर ये 79 है तो ये कितना बचेगा? 101। अब लगा दो यहाँ पर प्रॉपर्टी, 101 और 20 कितना होता है? ये तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसको देखना। एक कोण इसमें आपको कितना दिखा? 101 डिग्री। दूसरा कोण कितना दिख रहा है? 20 डिग्री। तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 101 और 20 को जोड़ो, कितना आएगा? 121। 180 में से अगर ये 121 इधर आके माइनस कर दोगे तो हमारे पास इधर एंगल बचेगा कितना? 59, यानी कि 59। अगर आप देखो यहाँ से चेंज करोगे वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पर 15 तो इधर वाली वैल्यू जो होगी ना, इधर जैसे आप 5 कम करेंगे तो यहाँ भी 5 कम आएगा, यहाँ भी 5 कम, तो इधर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना इधर कम करोगे उतना इधर बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों का टोटल 121 रहेगा। इन दोनों को नोट करो, उधर वाला सवाल ऐसा नहीं हुआ। परेशान मत होना, ज्योमेट्री पढ़ते ये लग रहा है पता क्या पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में पहले का था जो स्टार्ट होगा उसमें से ज़्यादा होने लगा कुछ नहीं।
पढ़ोगे, जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगी चीजें। अब जितने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ रखी है उनको तो समझ में आ गई होगी। अब इसमें 2 + 2 4 नहीं कर रहा होता ना। मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी तो मजबूरी है, मुझे पढ़ाना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान लो प्रीलिम्स में 25 में से 10 क्वेश्चन एडवांस में था तो हो गई 10-12, और एडवांस में केवल 4-5 टॉपिक हैं। इंग्लिश का क्लास जब सिलेबस साइड होने वाला है, कुछ क्लास रखी है उसके बाद आगे जीके नहीं पढ़ोगे? जीके आती है सबको? कभी अच्छा एक बार बताओ, कहता हर व्यक्ति है हमें जीके तो आती है, नंबर सबसे कम जीके भी आते हैं, जो सबसे कम आती है उसमें ही ज़्यादा नंबर आते हैं। मैथ कम आती लोगों को, मैथ में नंबर तब भी ज़्यादा आती है। मैथ और रीजनिंग 2 ही ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो किसी भी कंपटीशन में बैठोगे डर नहीं लगेगा। आपकी बिल्कुल तैयारी जीरो हो, मैथ रीजनिंग के भरोसे पे आप इसलिए चले जाओगे कि क्वालिफाई तो कर सकते हैं, और मैथ रीजनिंग में पूरे नंबर आ भी जाते हैं। अगर पेपर ठीक ठाक है और आप बैलेंस करके टाइम को तो बन जाता पूरा पेपर। अभी तो तुम लेवल 1 पे चल रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद क्या है क्वेश्चंस लगाओगे, फिर आप अपनी स्किल पुश करोगे, बहुत इसमें चीजें करनी है सिलेक्शन लेवल तक। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको सब चीजें आती है, उससे सिलेक्शन होना संभव नहीं है। उसके लिए और भी चीजें हैं, मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये पता लगेगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तब से तो और ज्यादा दिमाग खराब रहता है, क्योंकि साथ में यहाँ टाइमर चल रहा होता है सेकेंड्स में, वो कम सवाल पे कम ध्यान जाता है, उधर ज्यादा जाता है, टाइम कितना कम हो गया। हो गया ठीक, इस वाले सवाल को देखिए, इसमें क्या है, एंगल निकालना है CDE। CDE कौन सा वाला है ये? चलो मैं इसको दोबारा समझाता हूं। देखो इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से क्या तुम पता लगा पा रहे हो। AB और AC बराबर होंगी, तो AB इधर वाली है और AC इधर वाली, मतलब ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं ना, ये वाली साइड इसके बराबर है, इधर वाली पूरी साइड की। तो अगर साइड बराबर होगी तो एंगल भी दोनों कैसे होंगे? तो जो दो साइड बराबर है उनसे ट्रायंगल में जहां भी एंगल बनना है वो दोनों बराबर होंगे। फिर ऊपर आपको बोलता है AD और AE बराबर है, ये AD है और ये वाली कौन सी है? तो अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो यहाँ से भी तो 2 एंगल बनेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे? ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। कौन कौन से? ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर। केवल एक एंगल पता है, ये वाला 50। अब बताओ कहाँ से शुरुआत करें? कुछ तो बताओ। ट्रायंगल का एक एंगल तो पता है, इसे क्या माने कुछ तो बता दो। पूछा कौन सा एंगल है? CDE। CDE कौन सा है? ये वाला, इस ट्रायंगल का। तो ये जो ट्रायंगल का एंगल इन दोनों पे तो डिपेंड है। अब बता दो ये वाला भी निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसे क्या मानोगे? अरे किसी को तो कुछ मानो। D और E को मानो। इसे D और E इन दोनों को बराबर बराबर मान लें। चलो इनका कहना है कि इन्हें बराबर बराबर मान लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इन दोनों को मान लो तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना 50 ऑलरेडी है, इससे ज्यादा मत मान लेना, ऐसा कि पता लगा कि ट्रायंगल का सम पहुंच जाए ज्यादा। ऐसा करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं इन दोनों को मान ले तो सबसे सरल वाला मानते हैं, इसको भी 60 मान लेना और इसको भी कितना मान लेना। अगर इसको और इसको 60 मान लेंगे तो 60 और 60 कितना होगा?
120 और 50, 120 और 50 कितना होगा? 170। तो बचा कितना? 10 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल तो 180 रहेगा ना, तो 60 और 60 120 तो ये 50 ये वाला कितना हो गया? अगर मैंने अपनी तरफ से इस वाले एंगल को 60 मान लिया तो क्या ये वाला 60 नहीं होगा? ये दोनों एंगल तो बराबर ही है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर होगा। तो 60 और 60 120 और 50 170 बचा कितना? अब बताओ ये दोनों एंगल कितने? अरे ये वाला तो 60 है ही, ये दोनों एंगल बताओ कितना? सॉरी 10 170 बचा। कितना बचा? अगर 10 डिग्री ये वाला एंगल है तो बचा कितना? 170 का आधा कितना होता है? 85। और दोनों एंगल बराबर है तो ये वाला भी 86 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा? 86। ठीक है, ये भी 86 होगा और ये भी कितना होगा? 85। अब किसी भी तरीके से निकालो, ये एंगल निकालने के लिए इधर वाला पता होना चाहिए। अगर ये एंगल निकालना है तो इधर वाला भी तो निकालोगे। लीनियर पेयर बनना है, लीनियर पेयर बनना है तो ये वाला कितने डिग्री का होगा? अच्छा, मतलब दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। दोनों का टोटल 180 डिग्री लाने के लिए इधर वाला एंगल कितना होना चाहिए? 95 डिग्री होना चाहिए। चलो मैंने कहा ये 95 और ये 60 है, तो 95 और 60 को जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 155 आ रहा है। कितना आ रहा है? 155। और हमें निकालना है ये 30 आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए तीनों कोणों का योगफल 180 रखने के लिए 155 माइनस कर दो तो बचा कितना? 25। यानी कि ये वाला जो कोण होना चाहिए कितने डिग्री होना चाहिए? 25। आप चाहे तो वैल्यू चेंज कर लो, इन दोनों को कुछ मान लो अपनी तरफ से, तब मिल जाएगा। जब आप इन दोनों को कुछ और मानेंगे तो ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर आपने यहाँ 80 माना होगा तो यहाँ कुछ और आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि ये जैसे आप एंगल अपनी तरफ से मान के कर रहे हैं, अगर आप एंगल नहीं भी मानेंगे तो प्रॉपर्टी लगा लगा के आप परेशान हो जाओगे, तब जाके कहीं आंसर आ पाएगा। आंसर तो आएगा ही। जैसे आपने 10th में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होता है तो फिर हम लोग सारी प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं कौन से क्या कैंसिल हो रहा है, कौन सा इक्वल हो रहा है। 2 लाइन में जो चीज हो रही होती है उसको हम एक पेज में खत्म कर पाते हैं।
अगर जैसे बी ई और एफ मैं आपसे कहूँ ये तीनों मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली शीर्ष से जो रेखा होती है उसको हम लोग मध्यिकाई को बोलते हैं। तो इसका मतलब ए डी, बी ई और सी एफ ये तीनों क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए डी, बी ई और सी एफ ये तीनों क्या है, कुछ भी आप मान लो। हमने मान लिया ऊपर प्रतिच्छेद करती है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था इस प्रकार अगर आप मध्यिकाओं को मिलाते तो 6 ट्रायंगल बने और 6 के 6 का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। यही तो दिक्कत। अब इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, आप डायग्राम यही रहने देना, मैं क्वेश्चन ये जैसे अगर मैंने आपसे कहा बी डी ओ एफ का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जाए ट्राइंगल ए डी सी का एरिया क्या होगा, पहला क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ट्राइंगल बीओसी का एरिया ट्राइंगल देखना है, सबका एरिया बराबर है, लेकिन पेपर में आप कंपेयर कैसे करेंगे, ट्राइंगल से कंपेयर करना है। देखो पहले इस वाले आपसे कहा गया बी डी ओ एफ, आप इसमें ढूंढो कहाँ ले, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। तो ये पूरा डायग्राम बी डी ओ एफ यही वाला सब है। इसमें कितने ट्राइंगल है, अगर हम बात करें एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, तो अगर हम ऊपर वाले में बात करें तो कितने ट्राइंगल है, और इन दो ट्राइंगल का एरिया कितना है। आपसे पूछा क्या है एडीसी, देखो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, इसमें कितने ट्राइंगल है, 1 2 और तीसरा ट्राइंगल। तो आपको दो ट्राइंगल का अगर एरिया दे रखा है और सेम वैसे ही 3 ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो क्या दिक्कत है, यह समझ लो 2 की वैल्यू दे रखी है और निकालनी नहीं देगी। और अगर हम यहाँ से देखें 2 से अगर हम 36 को डिवाइड कर दें तो एक ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पर वैसे ही 3 ट्राइंगल है, मैंने कहा ना सबका एरिया बराबर है, 18 वाले 3 ट्राइंगल का मतलब ये हो गया एरिया हो जाएगा कितना, 24। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है, 42। तो एबीसी देखो कहाँ पर है, ए
बी और ये वाला कौन सा है, इसमें कुल कितने ट्राइंगल है पूरे में? अगर हम बात करें ABC में पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, यहाँ पर कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? और इन 6 ट्राइंगल का एरिया कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो मैं अगर 6 से 42 काटूंगा तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा? आपसे पूछ रहा है AOC, तो देखो A यहाँ पर है, O यहाँ पर है और C यहाँ पर है, तो इसमें 2 ही तो ट्राइंगल दिख रहे हो। तो आपको निकालना कितने ट्राइंगल का है? 2 ट्राइंगल। तो अगर 2 ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एक का 7 था तो 2 का कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। या ऐसे भी समझ लो 6 ट्राइंगल की वैल्यू अगर 42 है तो 2 ट्राइंगल का मतलब इसका 13 कितना हो जाएगा? 14। ये दोनों अपने बहुत बार डायरेक्ट पूछा गया है, उसमें आपको कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल को रिजल्ट पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से मध्यिकाओं में और त्रिभुज की भुजाओं में कैसे क्या रिलेशन होगा त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं और तीनों भुजाएं, उसको जरा मैं आपको बता दूं। ये नोट हो गया इधर का? अब जरा एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से तो ज्यादा ही होगा। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में बता दिया। कोई भी 2 भुजाएं अगर जोड़ी जाए तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो अब आप ये वाला त्रिभुज देखना, इसमें मैंने सेंटर O लिया है, तो BO और C, इसमें 2 भुजाएं मैंने कौन सी ली? एक तो BO और दूसरी वाली भुजा ली है OC। इन दोनों का जो टोटल होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, और तीसरी भुजा हमारी BC। तुम लोग क्या जाते हो पीछे? मिस्टर ना हो बिल्कुल। BO और ये वाली त्रिभुज की भुजा कौन सी है? AO। तो सेम यहां पर भी आप लिखिए BO और दूसरी भुजा क्या होगी? OC। VO और OC। अगर इस वाले त्रिभुज में देखा जाए तो त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का टोटल इस तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, यानी कि A। अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो AO और OC। क्या सब गलत हो गया, वहां पे OC की
यहाँ पर BO प्लस OA होगा। अब इसमें देखें तो AO और OC, ये हमेशा तीसरी भुजा कौन सी, AC से बड़ा है। बस यही इसका प्रूफ है और कुछ नहीं है। अगर आप देखें ध्यान से, इनको जोड़ने पर BO और BO 2 बार आ रहा है, मैं ऐसे ही अगर 2 बार आ रहा है तो इसको लिख दिया हमने 1 बार। OC और OC 2 बार आ रहा है तो 1 बार OC लिख दिया। AO और OA एक ही बात है तो ये भी एक। अगर जो चीजें 2 बार आ रही है उनको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, डबल ही तो होगा ये। इधर क्या आएगा, तीनों साइड जोड़ लो, AB प्लस BC और प्लस C। ठीक, आगे। अब अगर हम बात करें त्रिभुज की मध्यिका है, ये त्रिभुज की क्या है, मध्यिका। तो मैंने आपसे क्या कहा कि त्रिभुज की मध्यिका जो केंद्रक होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर पूरी मध्यिका की लंबाई जैसे AD निकालिए, मैंने कहा AD कैसे निकालें, या फिर आपको OB को एक मध्यिका ले ली हमने कोई सी, जैसे AO और प्लस OD, इन दोनों का जो टोटल होगा ये बराबर किसके होगा, AD। अगर यहाँ से देखें तो A से लेके O तक, O से लेके D तक, लेकिन ये जो डिवाइड हुई है ये किस अनुपात में हुई, 2:1। तो 2:1 पे डिवाइड होने का मतलब जैसे अगर हमें AO पता है तो इसको अगर मैं AD में डायरेक्ट चेंज करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये पूरा अगर 3 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 2। अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 2, और ये वाला कितना होगा, 1। मुझे केवल इससे मतलब है, मैं क्या करूँ, अगर आप 2 को, इस वाले 2 को अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसके बराबर कर दें तो कैसे बराबर कर पाएंगे, 2 को 3 के बराबर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 3। अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AO का AD हो जाएगा, या फिर आप ऐसे समझ लो AO बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 AD, और क्या है BO बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। ये पूरा हमारा 3 था, इसमें से 2 हिस्से की वैल्यू है ये, तो 2/3 BE। CO बराबर हो जाएगा 2/3 CF। ठीक है, ये आपको नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो रिजल्ट लिख रहा है ना इसको याद कर लेना। मैंने इन सबको चेंज कर दिया, इन सबको चेंज किसमें कर दिया, 2/3 AB, तो 2 तो बाहर कॉमन ही था, 2/3 और आ जाएगा। क्या क्या बचेगा यहाँ से, AD BE और CF। तो AD प्लस BE और प्लस में क्या आएगा, CF। ऐसी होगा तो ये अच्छा, इसमें AB BC AC बड़ा, ये बड़ा रहेगा किससे, AB प्लस BC और प्लस AC। अब यही रिजल्ट है और कुछ नहीं, इतनी बार रिपीट हुआ है ना। देखो आप ध्यान रखना, एक या तो ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा 4/3 AD प्लस BE और प्लस CF, ये क्या है, मध्यिका। तो आप ध्यान रखना, या तो मध्यिकाएं लिखेंगे या फिर लिखेंगे मध्यिकाओं का योगफल। AD BE और CF इसमें क्या है, मध्यिकाएं ही तो है। तो यहाँ पर आप समझ लो, या तो मध्यिकाएं लिखा हुआ मिलेगा या फिर लिखा हुआ मिलेगा इस प्रकार से, मध्यिकाओं का योगफल। किसी भी त्रिभुज में मध्यिकाओं का योगफल का कितने गुना, 4/3 गुना। बड़ा होगा हमेशा त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से, किससे, AB प्लस BC प्लस AC। फिलहाल मैंने अभी तक जो क्वेश्चन देखे उसमें सिर्फ ये देखा कि आपसे कहा जाता है एक त्रिभुज है ABC, AD BE CF उसकी मध्यिकाएं, इनमें क्या संबंध, इसको डायरेक्ट याद रख देना। अच्छा 4/3 अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, अगर 4/3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। तो ऐसा है ना, कभी कभी इधर वाली साइड में ये चिपका देंगे, 3/4 लिख दिया इधर, AB प्लस BC और प्लस AC, कोई फर्क नहीं है। आप चाहे तो 4/3 का या तो इधर बड़ा कर लो या 3/4 का उधर कर लो। तब यहाँ पर क्या बचा, AD प्लस BE और प्लस CF। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रख लेना, बहुत काम का आपके लिए। ये चाहे कुछ मत लिखना, लेकिन इतना लिख देना, तो उसकी भुजाओं और मध्यिकाओं संबंध यही है।
ट्रिग्नोमेट्री की बात मतलब है कि साइन कॉस को समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं हुई, मतलब 10 दिन पढ़ाया लगभग। 24 क्लास में इतनी मांगो और बच्चों की। और क्या क्या लगता है साइंस की क्लास लगती है, इकोनॉमिक्स की लगती है, होती है। वो साइंस में क्या जो जनरल साइंस है वो तो आता है ना। क्वाड्रिलेटरल हम लोग किसको बोलते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, जैसे हमने चतुर्भुज पढ़ा ऐसे ही चतुर्भुज, उसके बाद ज्योमेट्री में बस इतना ही पढ़ना है। चतुर्भुज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योमेट्री में, बाकी जो कुछ पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बेस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो उसकी किसी भी प्रकार की एक ऐसी हमने आकृति दी, ये भी एक चतुर्भुज है। अलग अलग टाइप के कंडीशन के हिसाब से हमने अलग अलग उनको क्लासीफाई किया। देखो चतुर्भुज के कितने कोण होंगे? 4। अगर हम चारों अंतःकोणों की बात करें, चारों अंतःकोणों का जो योगफल होता है कितना होता है? 3। ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है। आप किसी भी प्रकार का चतुर्भुज लेके आएंगे तो उसमें प्रॉपर्टी होगी। एरिया निकालने का सबका अलग अलग कंडीशन होगा, आयत का निकालेंगे अलग निकालेंगे। जनरली अगर कोई आपको चतुर्भुज बता दे तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? आपको उस चतुर्भुज के बारे में पता ही नहीं, कैसे निकालोगे? आपको मैंने एक ऐसा चतुर्भुज दिया जिसके बारे में कोई अता पता नहीं, इसका कौन सा क्या आप बताओ, इसकी कोई आकृति नहीं, इसका नाम तो कुछ है ही नहीं, चतुर्भुज में कन्वर्ट कर देंगे। आपको उसके लिए चतुर्भुज की ये वाली साइड पता होनी चाहिए, फिर ये वाली साइड निकालेंगे, जैसे आपने इसको मिला ये पता भी होना चाहिए विकर्ण कितना है। तो ठीक है, मैंने मान लिया, मैं कह रहा हूँ कि केवल आपको 2 विकर्ण पता लग जाए तो भी निकाल।
चतुर्भुज का एरिया निकालना है और आपको ये पता ही नहीं है कि वो चतुर्भुज कैसा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे इसके दो विकर्ण होंगे, एक D1 और एक D2, ये दोनों क्या है इसके विकर्ण। इसका जो एरिया आप निकालेंगे, एरिया इसके विकर्ण से ही निकाला जा सकता है, D1 इंटू D2 अपॉन इंटू इनके विकर्णों के बीच में जो एंगल होगा ना उसका साइन, यानी कि साइन। अगर यहाँ पर 90 हो जाए तो विकर्णों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, एरिया डायरेक्ट कर लो। इसको कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा टेक्नोमेट्री की तरफ बढ़ेंगे तो एक दो सवाल ऐसे आए कभी कभी, तो कोई चतुर्भुज है उसके दो विकर्ण, उनके बीच का कोण दे दिया, आपसे डायरेक्ट एरिया, और कोई रास्ता है नहीं इसका एरिया निकालने का। आप इसको रेक्टेंगल बता नहीं सकते, क्वेश्चन उसको कंडीशन होनी चाहिए। आप देखो चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो जितने प्रकार के होते हैं सबको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आयत, और आयत तो सबने ही सुना होगा। क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर। जनरली कमरे की जो शेप होती है वो आयताकार ही होती है सभी घरों में। रूम जो होता है वो कैसा होता है? आयताकार, लंबाई चौड़ाई की शेप में हम लोग बनाते हैं। ज्यादातर अब किसी के पास वैसा स्पेस ना हो, या फिर हो सकता है कभी कभी किसी का घर ही होता है ट्रायंगुलर शेप में, तो वो नहीं बना पाता, वो अलग चीज है। तो अब आप बताइए कि अगर आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो क्या हम उसको आयत कह देंगे? हम तो नहीं कहेंगे। सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होने से आयत होगी? नहीं। अगर आप आमने सामने की भुजाएं बराबर होने से आयत कह रहे हो तो बताओ क्या ये आयत होगी? इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन ये आयत नहीं, समांतर चतुर्भुज। तो ऐसा है ना कि आयत तब कहा जाएगा आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी। जैसे अगर इसको मैं लंबाई मानता हूँ तो इसके सामने वाली लंबाई, इसको अगर मैं चौड़ाई मानता हूँ तो इसके सामने वाली चौड़ाई। उसके साथ साथ इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90। कि 90 डिग्री होना कंपलसरी है, तब आयत होगा। अगर 90 डिग्री ना हो तो इतना बताओ इसके दोनों विकर्ण कैसे हो? बराबर। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस केवल छोटी छोटी सी कुछ बातें आप समझ लो। इसका जितने भी कोण है सभी बराबर है, प्रत्येक कोण कितना है? 90। उसके अलावा इसके दो विकर्ण हैं और दोनों विकर्ण आपस में क्या है? बराबर। प्रत्येक विकर्ण बराबर। तो ऐसे मत कह देना कि आयत होगा। आप समझ लो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ या तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, और जिसका प्रत्येक कोण 90 होगा तो उसके विकर्ण बराबर होंगे। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। विकर्ण बराबर इसका मतलब कोण 90 और कोण 90 इसका मतलब विकर्ण, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है। इस वाली तुरंत से इसको प्रूव करते हैं, इस वाली से इसको प्रूव करते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी। ठीक है, अब इसके बारे में जरा थोड़ा सा समझिए। अगर हम बात करें चतुर्भुज है तो इसका परिमाप कैसे होगा? रटना नहीं, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री को जोड़ना। तो दो बार तो आप लंबाई को जोड़ेंगे और दो बार किसको जोड़ेंगे? चौड़ाई। तो क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें, और अगर हमें दो बार जोड़ना है तो इसी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? जल्दी आंसर आएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई का टोटल या 2 से मल्टीप्लाई कर। जैसे अगर मैं कहूँ ये वाली 12 है और ये 7 है, तो 12 प्लस 7 कितना होगा? 19। डबल कर दो, परिमाप हो जाएगा, क्योंकि ये 12 यहाँ भी होगा, 7 यहाँ भी होगा। ठीक है। एरिया की अगर बात करें तो 90 बनी रहा है यहाँ पर। इसका जो एरिया होता है क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके अगर विकर्ण की बात करें डायगोनल, तो विकर्ण का स्क्वायर जो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बाकी चीजें मेंसुरेशन। अभी केवल मैं एक एक चित्र के बारे में बता, मतलब एक एक जो चीजें ज्योमेट्री में हमें जाना है, पता लगता है कि आयत है, आपको पता होना चाहिए आयत में क्या क्या चीजें होती है। इसके विकर्णों के बीच की कोई गारंटी नहीं है कि क्या ये 90 में काटेगा। 90 में केवल विकर्ण तभी काट सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब उसकी चारों साइड बराबर हो जाए। चारों साइड बराबर होंगी तो उस केस में विकर्ण कहाँ काटेंगे? 90 पर काटेंगे। अब आयत का ही छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग। तो वर्ग को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। अब बताओ वर्ग क्या है? 4। या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है? बराबर। ऐसा भी तो बोल सकते हैं। है आयत ही, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजाएं इसके भी बराबर होगी। बस क्या है कि अगर आप मान लो कि रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो हम कहते हैं स्क्वायर में, है ना? तो अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है तो इसको हम सभी को बराबर ही मानेंगे। ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर होगी। तो परिमाप क्या हो जाएगा?
और इसका जो विकर्ण होता है ये √2 ये होता है। विकर्ण क्या होता है? ये। अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, तो देखो दोनों तरीके से निकालना सीखो। या तो इसकी साइड का स्क्वायर कर लो, क्योंकि लंबाई तो चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, और या फिर आप इसके विकर्ण का स्क्वायर कर लो। कभी कभी क्या होगा, आपको डायरेक्ट विकर्ण दिया जाएगा और आज के लिए एरिया तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड 2 से करना होगा, क्योंकि √2 इधर आके डिवाइड नहीं हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो √2 जाएगा। तो विकर्ण का स्क्वायर करो तो 2 से डिवाइड करना होगा, साइड का स्क्वायर करो तो डायरेक्ट। ये तो है। अब एक नोट इधर की बात लिख लेना, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को डिग्री पर काटने का मतलब समद्विभाजित करके। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री यानी कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सर टाइम हो गया 35।